नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको बंगाल के संदेश खाली लेकर चलेंगे, जहां दहशत के दम पर राज करने वाला शाहजहां शेख सीबीआई की जकड़ में है। लेकिन अब अगला नंबर शेख के उन रिश्तेदारों का है जिन्होंने उसके गुनाहों के साथ काली कमाई की बैलेंस शीट को दबाकर रखा हुआ है। आज सत्ता में हम उसी बैलेंस शीट को खोलने वाले हैं। फिर आपको एक देश एक चुनाव का फाइनल फॉर्मूला दिखाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे आपको क्या फायदा होगा, आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, कितना समय बचेगा। आज हम सबसे आसान भाषा में वन नेशन वन इलेक्शन पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे, क्योंकि आज कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को इसे लेकर फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। फिर सत्ता में 2 नए चुनाव आयुक्तों की खबर, जिनके नाम फाइनल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने पूर्व IAS अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम पर मुहर लगाई है। लेकिन इसी पैनल में शामिल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी देखेंगे। इसके बाद CAA वाली ऐसी कुंजी, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह ने इस कानून का विरोध करने वालों को जमकर सुनाया है। शाह ने साफ कह दिया, किसी भी कीमत पर कानून वापस या रद्द नहीं होगा। खासकर ममता बनर्जी से केजरीवाल तक अमित शाह ने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जो बहुत ही चुभने वाले हैं। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को पंजाब में बड़ा झटका लगा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पटियाला से कांग्रेस की सांसद रही उनकी पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सरकार ने आज अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक किए गए हैं। सरकार के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। और आखिर में पेटीएम यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर, आपको याद दिला दें, कल से पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विस बंद हो जाएगी, क्योंकि RBI की डेडलाइन कल खत्म हो रही है। यानी कल से आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अकाउंट, फास्टैग या फिर वॉलेट को रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं शाहजहां शेख की उन कैश वाली मछलियों से, जिनके अड्डे पर आज ईडी की टीम पहुंची। TV9 भारतवर्ष के हाथ में आया शेख शाहजहां का बिजनेस का वो बिल्स। शेख शाहजहां एक दिन में 55 लाख रुपया का बिजनेस करता था। आज संदेश खाली में जो रेड हो रहा है, उसी सिलसिले में रेड हो रहा है। मछली का बिजनेस से जो पैसा आता था, वो उसको कैसे बाहर लेके जाते थे। शेख शाहजहां का एक दिन का मछली का बिजनेस से इनकम था 56 लाख रुपया। वो पर्ची आज भी हमारे पास है। तो मछली का बिजनेस के साथ आप कैसे जुड़े? हमें क्या जोड़ा नहीं तो फिर क्यों आएगा ওনার সাথে কি জড়িত আছে না, ওনার সাথে আমার কোনো ব্যবসা জড়িত নেই। ईडी का गाड़ी यहाँ पे खड़े हैं, ईडी का अधिकारी अंदर वहाँ पे है, रेड यहाँ पे चल रही है। तो सिर्फ 74 सेकंड के वीडियो ट्रेलर में आप समझ गए होंगे कि कैसे अब संदेश खाली का शेख पूरी तरीके से कानून के शिकंजे में आ चुका है। कैसे अब शेख के एक एक गुनाह का हिसाब हो रहा है। एक तरफ CBI शाहजहां शेख पर तीखे सवालों की बौछार कर रही है, तो दूसरी तरफ आज ईडी ने शेख से जुड़े अड्डों पर सुबह सुबह रेड डालकर उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सबसे गंभीर बात यह कि आज ईडी की टीम वहां पहुंच गई जहां पर शेख ने मछलियों के कारोबार के नाम पर जमीन हड़पी थी और कैश वाला काला धंधा किया करता था। TV9 भारतवर्ष ने आज से 15 दिन पहले सत्ता में शेख की काली कमाई के वो सबूत दिखाए थे, जिसमें इसका जिक्र था कि वो 55 लाख रुपए प्रतिदिन कमाता था। अब ईडी की टीम उसी जगह पर पहुंच चुकी है। नारी सम्मान के दुश्मन शाहजहां शेख के पर्ची कांड वाली पूरी फाइल अब खुल रही है। उसके गुनाहों का हिसाब चल रहा है। आज ईडी ने शेख से जुड़े कई ठिकानों पर रेड की। सुबह करीब 3 बजे केंद्रीय सुरक्षा बल की एक टीम को संदेश खाली भेजकर जानकारी ली गई। उसके बाद 5 घंटे बाद सुबह 8 बजे संदेश खाली के धमाखाली घाट इलाके में छापेमारी की गई। दावा है कि ईडी ने शाहजहां शेख के करीबी और रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की। संदेश खाली के धामाखाली घाट से सटे घरों, दफ्तरों और ईंट भट्टों पर तलाशी ली गई।
खास बात यह कि ईडी की टीम अपने साथ 125 से ज्यादा सेंट्रल फोर्स के जवान ले गई थी। 40 से ज्यादा ईडी अफसर छापेमारी वाली टीम में थे। संदेश खाली में 4 ठिकानों पर रेड की गई। आज से करीब 1 महीना पहले TV9 भारतवर्ष पहली बार सबके सामने लाया था कि शेख शाहजहां का मछली का जो बिजनेस है उसमें वो कितना मुनाफा करते हैं। हमारे पास आज भी वो पर्ची है जहां से साफ साफ जाहिर होता है शेख शाहजहां का एक दिन का मछली का बिजनेस से इनकम था 56 लाख रुपया। वो पर्ची आज भी हमारे पास है। आज संदेश खाली में जो रेड हो रहा है उसी सिलसिले में रेड हो रहा है, ये समझने के लिए जो मछुआरे का बिजनेस से, जो मछली का बिजनेस से जो पैसा आता था वो उसको कैसे बाहर लेके जाते थे, या तो फिर जो मछलियाँ खरीदा जाता था ब्लैक मनी कैसे वाइट किया जाता था। फरवरी के महीने में ईडी ने मैग्नम प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक कंपनी के ऊपर छापेमारी किया और वहां से पता चला कि संदेश खाली में जो बिजनेस चलता है मछुआरे का उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और पैसा उसका काला धन सफ़ेद किया गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम पे। उसी केस में आज ईडी ने रेड किया है संदेश खाली में 2 जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बांधव बिल्डर्स नाम का है, महफूजा बीवी नाम है। आप देख सकते हैं ईडी का गाड़ी यहाँ पे खड़े हैं। अंदर यहाँ पे जो टीम है आप देख सकते हैं ईडी का अधिकारी अंदर वहाँ पे है। रेड यहाँ पे चल रही है। गौसुद्दीन मोल्ला हमारे साथ है और इनके घर में आज ईडी रेड हुआ था मछली का बिजनेस का सिलसिले में। मछली का बिजनेस तो मछली का बिजनेस के साथ आप कैसे जुड़े? हमें का जोड़ा नहीं तो फिर आएगा কি বললো আপনাকে? এসে ও দেখলো সব চেক করলো কি আছে কি ব্যবসা করছেন কি করছেন না করছেন। শেখ শাহজাহান নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলো? হ্যাঁ প্রশ্ন করলো। ওনার সাথে কি জড়িত আছে আমি না, ওনার সাথে আমার কোনো ব্যবসা জড়িত নেই। तो समय का चक्र देखिए कैसे घूमता है। यह वही शाहजहां शेख है जो इतना दबंग था कि लोगों को भड़का दिया था, ईडी की टीम पर हमला करवा दिया था। आज शाहजहां शेख की जो अकड़ है वो ईडी की आग के सामने मोम की तरह पिघल रही है। इसकी काली कमाई, पर्चियां सब बरामद हो रहे हैं। धीरे धीरे शेख के खिलाफ केस मजबूत हो रहा है और इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। बंगाल में संदेश खाली और शाहजहां शेख एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और क्या 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे? क्या भारत में अब 5 वर्षों में 2 चरण में ही चुनाव होंगे? क्या अब एक बार लोकसभा और विधानसभा और दूसरी बार स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे? ये 3 प्रमुख सवाल इसलिए क्योंकि भारत के चुनावी लोकतंत्र में बहुत बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। ये सिफारिश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की है। इसी पर आज सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए एक ज्ञानवर्धक कुंजी तैयार की है जो आपको एक देश एक कानून पर जानकारी देगी। 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक देश एक कानून पर 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। आज इस कमेटी ने इस विषय पर 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें हैं जिसमें प्रमुख रूप से 5 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली, 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। दूसरी, इस चुनाव के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव भी करा लिए जाएं। तीसरी, पूरे देश के लिए एकल मतदाता सूची और वोटर आई कार्ड तैयार करने की सिफारिश की गई है। चौथा, 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले सरकार गिरने पर बाकी बचे कार्यकाल के लिए ही चुनाव हों। पांचवां, इन सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में जरूरी संशोधन किए जाएं। अब सवाल है कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी ने जो सिफारिश की है उसे लागू कैसे किया जाएगा। सबसे पहले बड़ी सिफारिश है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों। सवाल यह कि इस सिफारिश को लागू करने के लिए किसके कार्यकाल को मानक माना जाएगा। जवाब है लोकसभा के कार्यकाल को मानक माना जाएगा, यानी लोकसभा कार्यकाल से ही विधानसभा का कार्यकाल तय होगा। अगला सवाल, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग वक्त पर खत्म हो रहा है तो उसे कैसे समायोजित किया जाएगा। कोविंद कमेटी ने इसके लिए एक कार्यान्वयन समूह बनाने की सिफारिश की है।
कार्यान्वयन समूह एक फॉर्मूला निकालकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की कोशिश करेगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर समूह यह तय करेगा कि किन राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को कम किया जाएगा और किन राज्यों के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। अब सवाल यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए क्या संविधान में संशोधन भी करना होगा? इसका जवाब है हां, बिल्कुल करना होगा। कोविंद कमेटी ने कम से कम 6 संविधान संशोधन की जरूरत बताई है। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 356 और 324A में संशोधन करना जरूरी होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी के 8 सदस्यों ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन सवाल यह कि आगे अब क्या होगा? सबसे पहले कानून मंत्रालय रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। समीक्षा के बाद नई सिफारिशों के साथ इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की सहमति और विधि मंत्रालय की सिफारिश से संविधान संशोधन की रूपरेखा तय होगी। बदलावों को संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा और राज्य विधानसभाओं से भी इसको पारित कराया जाएगा और उसके लिए सिफारिश की जाएगी। इसके बाद 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सुनिश्चित किए जा सकेंगे। हालांकि अभी सिर्फ एक रिपोर्ट दी गई है, इस पर एक्शन होने में बहुत समय है, लेकिन इससे पहले पार्टी लाइन पर इसका समर्थन और विरोध शुरू हो गया। मोदी जी का मकसद क्या है? 1 नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? 1 नेशन नो इलेक्शन। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने जो अपनी समिति का एक रिपोर्ट दिया है कि देश में एक साथ सारे चुनाव हो, उसका स्वागत करना चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन से देश को भारी फायदा होने वाला है। तमाम, एक तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग होता है या धन ज़्यादा खर्चा होता है समय समय पर इलेक्शन पर, वो तो बचेगा ही, लेकिन जो आचार संहिता के कारण जो डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, विकास अवरुद्ध हो जाता है, उस विकास को भी गति मिलेगी। वैसे तो भारत में आजादी के बाद 20 वर्षों तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुए। उस समय लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। इसके बाद 1957, 62 और 67 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही करवाए गए। हालांकि जुलाई 1959 में इसमें सिर्फ एक राज्य में ब्रेक लगा था। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट EMS नंबूदारीपाद की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके कारण वहां फरवरी 1960 में फिर से चुनाव हुए और नई सरकार बनी थी। लेकिन केरल को छोड़कर बाकी राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होते रहे। फिर 1968 और 1969 में कई राज्यों में समय से पहले विधानसभाएं भंग कर दी गई और इस तरह से 7 चुनाव कराए जाने का यह सिलसिला टूट गया। एक देश एक चुनाव के समर्थन और विरोध दोनों में तर्क है। समर्थन करने वाले इसका फायदा गिनाते हैं। उनके मुताबिक इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। बार बार चुनाव के कारण विकास के काम प्रभावित होते हैं। बार बार चुनाव नहीं होंगे तो बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी और काम नहीं रुकेगा। यह भी दावा किया जाता है इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। वैसे भारत में चुनाव एक खर्चीला कार्यक्रम होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1951-1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस खर्च में चुनाव आयोग और उम्मीदवारों का खर्चा भी शामिल है। इस खर्च पर लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते तो 4,500 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। यह खर्चा ईवीएम की खरीद पर होगा। 2024 में एक साथ चुनाव कराने पर 1,751 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यह अतिरिक्त खर्च भी कम होता जाएगा और लंबे समय में इसका फायदा होगा। एक सर्वे के मुताबिक किसी भी चुनाव में होने वाले कुल खर्च का 15% सरकार
और चुनाव आयोग करता है, 40% अकेले उम्मीदवार करता है, 35% राजनीतिक दल करते हैं, 10% अन्य खर्चे होते हैं। एक साथ चुनाव कराने की मांग करने वालों का तर्क है कि इस खर्च को कम किया जा सकता है। वैसे एक वर्ग ऐसा भी है जो यह मानता है कि एक साथ चुनाव कराना सही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। इससे केंद्र में शासन करने वाली पार्टी को चुनावी फायदा हो सकता है। एक साथ चुनाव कराने पर सरकार निरंकुश हो सकती है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को यह डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। बार बार चुनाव होने पर सरकार जनभावना की अनदेखी नहीं कर पाती है। बार बार चुनाव से नेताओं को जनता के बीच जाना होता है और जवाब भी देना होता है। एक साथ चुनाव कराने में एक दिक्कत यह भी है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले भंग की गई है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए ही बढ़ा था। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैसे टाइमिंग को मैच किया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक साथ चुनाव का आइडिया सही नहीं है। वैसे भारत में मुख्य रूप से 4 तरीके के चुनाव होते हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव सबसे लंबा वक्त लेता है। पिछले 2 चुनावों को देखें तो करीब 3-4 महीने ना तो केंद्र सरकार कोई काम कर पाती है ना ही कोई राज्य सरकार, क्योंकि उस दौरान नीतिगत फैसले लेने पर पाबंदी लगी होती है। दूसरा मुख्य चुनाव विधानसभा चुनाव है। राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होता है तो आचार संहिता होती है, कम से कम 2 से 3 महीने इससे काम प्रभावित रहता है। इसके अलावा नगर निकाय और पंचायत चुनाव होते हैं, इसमें भी करीब 1 महीने तक आचार संहिता लगी रहती है। इसके अलावा अलग अलग चुनाव होने से बार बार चुनाव की ड्यूटियां लगती हैं, स्कूल बंद होते हैं, कई व्यवस्थाओं पर भी असर होता है। वैसे दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां एक साथ ही सारे चुनाव कराए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में संसद, विधानसभा और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में हर 4 साल में सारे चुनाव एक साथ ही होते हैं। बेल्जियम में 5 तरीके के चुनाव होते हैं, लेकिन सारे चुनाव एक साथ ही कराए जाते हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव और लेजिस्लेटिव चुनाव साथ में कराए जाते हैं। इसके अलावा जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया जैसे देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव कराए जाते हैं। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां एक साथ चुनाव होते हैं। भारत भी इसी तरफ बढ़ रहा है। सितंबर में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 8 सदस्यों की कमेटी ने 191 दिनों का वक्त लिया और एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी की। 47 राजनीतिक दलों से बात की, उनकी राय ली। इनमें से 32 राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव के पक्ष में और 15 राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में बात रखी। हालांकि आगे इसमें क्या होगा, इसके लिए कम से कम लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। एक देश एक चुनाव से आगे अब बढ़ते हैं और चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं, जो आज पूर्ण हो गया। पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे। आज चयन समिति की बैठक के बाद 2 आयुक्तों के नाम फाइनल हो गए। आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। सुखबीर संधू उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं और एनएचएआई के चेयरमैन रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। वो गृह मंत्रालय में रह चुके हैं। अनुच्छेद 370 पर फैसले के वक्त वो गृह मंत्रालय में ही तैनात थे। सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से वो रिटायर हुए हैं। नए नाम के बाद अब चुनाव आयोग कुछ इस तरीके का है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, सुखबीर संधू चुनाव आयुक्त हैं और ज्ञानेश कुमार भी चुनाव आयुक्त हैं। हालांकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर चयन समिति के सदस्य और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें सिर्फ 10 मिनट पहले शॉर्ट लिस्टेड नाम दिए गए थे, जो सही नहीं है। इस प्रक्रिया में कई खामियां हैं। मैंने बारीकी से सारे डिसीजन नोट दे चुके हैं, क्योंकि 212 जन के नाम मेरे पास थे। वहां जाके देखते 6 नाम। हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र के इतने बड़े पद और उस पद में जो बैठेंगे उसका चयन और उसके नाम, वो कद्दावर लोगों की नाम अगर मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले मेरे हाथ में आए औपचारिकता के लिए, क्योंकि मैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हूं, तो इसमें ज्यादा कुछ असरदार नहीं होने वाला है।
और सत्ता में अब बात करते हैं सीए पर छिड़े राजनीतिक मुकाबले की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज से 3 दिन पहले नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया गया। इसके बाद से लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है। इसमें सरकार के इस फैसले के समर्थन वाले तर्क भी हैं और दूसरी तरफ इसके विरोध वाले जुबानी शोले भी हैं। सीए पर बयानबाजी, बहस और बवाल के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी के साथ पॉडकास्ट में विरोध वाले सवालों का चुन चुनकर जवाब दिया है। सियासी विरोधियों के सवाल और अमित शाह के जवाब पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें एक तरफ अमित शाह हैं तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और उद्धव ठाकरे हैं। तो बिना वक्त गवाए पहले राउंड की शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें रोहिंग्या के मुद्दे पर सियासी रण है। गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिंग्या को लेकर पूछा कि इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सीए लागू होने से शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, जो खतरनाक है क्योंकि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, लूट और चोरियां बढ़ेंगी। अमित शाह ने इसके जवाब में कहा ये वो लोग हैं जो 2014 के पहले से यहां रह रहे हैं। यह भी कहा कि अगर केजरीवाल इतने ही परेशान हैं तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते। पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए क्या हो गया। विकसित देश होता था, उसने अपने दरवाजे खोले, पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं। इसका लंदन, इसका यूके का हाल देख लीजिए क्या हो गया। पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकते हैं और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहां, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहां बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? और अब बारी राउंड 2 की, जिसमें सीए पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सवाल हैं और अमित शाह के जवाब हैं। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि इस कानून से कुछ लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी। इस पर अमित शाह ने चुनौती देते हुए पूछा कि ममता बनर्जी बताएं कि इस एक्ट का कौन सा नियम किसी की नागरिकता छीन रहा है। आपको कोई अधिकार नहीं जाएगा, सब रहेगा। और झूठा है और जुमला है। কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোনো এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায় আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না। और सीए पर जुबानी चिंगारियों वाला राउंड 3 और भी ज्यादा विस्फोटक है, क्योंकि सवाल मुस्लिमों की राजनीति करने वाले AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी के हैं और जवाब अमित शाह के। ओवैसी का तर्क है कि सीए के जरिए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि देश के मुस्लिमों से सीए का कोई संबंध नहीं। ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है, ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। तो नागरिकता संशोधन कानून पर जुबानी चिंगारियों वाले राउंड 4 में अमित शाह के सामने उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि यह भेदभाव लाने वाला कानून है, इसे चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अमित शाह का कहना है कि उद्धव ठाकरे सीए पर अपना रुख स्पष्ट करें, यह कानून चाहिए या नहीं चाहिए, क्लियर करें। म्हणजे काल परवापासून सुरू झाले एक नवीन कायदा ते आता आणतायत देशात। कोणता? तो सीए कळलाय तुम्हाला? म्हणजे आपल्या देशाच्या बाहेर जे कोणी भयभीत झालेले हिंदू असतील, जैन असतील, पारसी असतील, शीख असतील, त्यांना आपल्या देशात येऊ द्या, जरूर येऊ द्या। पण हा सुद्धा एक निवडणुकीचा जुमला आहे। म्हणजे हा निवडणुकीचा जुमला आहे, यांना फक्त धर्माधर्मामध्ये भेद करायचा आहे, मारामारी करायची आहे, दंगली पेटवायच्या आहेत। और सत्ता में हमारी अगली खबर उन खूंखार कुत्तों से जुड़ी है जिन्हें हमारे देश में कुछ डॉग लवर्स शान से पालते हैं, लेकिन जब यही खूंखार कुत्ते किसी को काट लेते हैं तो ये डॉग लवर्स अपने कर्तव्य भूल जाते हैं
और उन डॉग्स का विरोध करने वालों को जानवरों के अधिकारों और कर्तव्यों का झंडा दिखाने लगते हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब आप लोग भी इन डॉग लवर्स को एक लिस्ट दिखा सकते हैं। इस लिस्ट में उन डेंजरस डॉग्स के नाम हैं जिन पर भारत में अब बैन लगा दिया गया है और कई राज्यों में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 23 नस्ल के खतरनाक और खूंखार कुत्तों की बिक्री, आयात और ब्रीडिंग पर रोक लगा दी है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि स्थानीय नगरपालिका 23 नस्ल के कुत्तों की बिक्री और ब्रीडिंग के लिए लाइसेंस और परमिट देना बंद करे और इन नस्लों के जो डॉग्स पाले जा रहे हैं उनकी नसबंदी की जाए, जिससे आगे ब्रीडिंग को रोका जा सके। सरकार की ओर से यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद आया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि जिन 23 विदेशी नस्ल के कुत्तों पर बैन लगाया गया है उनमें कौन कौन से डॉग शामिल हैं। सबसे पहला नाम है पिटबुल टेरियर, जिसे सबसे खतरनाक नस्ल का कुत्ता माना जाता है। इसके अलावा अमेरिकन बुलडॉग भी इस लिस्ट में शामिल है। अगला नाम रॉटवेलर, जिसे कई घरों में पाला जाता है और हो सकता है ऐसा ही कोई डॉग आपके आसपास भी पला हो। इसके अलावा जिन कुत्तों पर बैन लगाया गया है उनमें शामिल हैं टोसा इनू, अमेरिकन स्टेफोर्ड टेरियर और फिला ब्राज़ाले रियो। ये सारे विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं और ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। डोगो अर्जेंटिनो और कैंगल नाम का डॉग भी सरकार की बैन वाली इस लिस्ट में मौजूद है। इन नस्लों के अलावा जापानीज टोसा, कैनेरियो, वोल्फ डॉग और बैंड डॉग समेत 23 नस्ल के कुत्तों के आयात, बिक्री और ब्रीडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारी ये खबर हर उस शख्स से जुड़ी है जो खूंखार कुत्तों के आतंक से पीड़ित है, फिर चाहे वो किसी मोहल्ले में रह रहे हो या फिर किसी हाई राइज सोसाइटी में, क्योंकि कुत्तों के काटने की घटनाएं किसी हॉरर सीरीज के एपिसोड की तरह पूरे देश में होने लगी हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए इस तरीके का कदम उठाया गया है। क्योंकि यह खबर हमारे करोड़ों न्यूज मित्रों से सीधा संबंध रखती है, इसलिए आज हमने सत्ता में इसे प्राथमिकता दी है। आज हम आपके सामने ऐसे कई लोगों की आप बीती भी लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर आपको यह एहसास होगा कि इन खूंखार कुत्तों पर इस तरीके का बैन कितना ज्यादा जरूरी था। विश्व में कुत्तों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में पिटबुल नंबर 1 पर आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिटबुल अगर किसी इंसान पर हमला कर दे तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि अमेरिका सहित 41 देशों में पिटबुल को बैन किया गया है, जिनमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली भी शामिल है। केंद्र सरकार 23 कुत्तों की नस्लों पर इंपोर्ट और ब्रीडिंग पर रोक लगा रही है, उनमें पिटबुल भी शामिल है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि दिल्ली और एनसीआर सहित पूरे देश में जो सबसे ज्यादा कुत्तों के हमले के मामले सामने आए हैं उनमें पिटबुल भी शामिल है और पिटबुल ने कई लोगों की जिंदगी भी समाप्त कर दी है। इनको भालू और जो भैंसे हैं उनके शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इंसानों ने ओवर द जनरेशन इनमें जीन सिलेक्शन से इनको एग्रेशन के लिए ही ब्रीड किया। बहुत से लोग इनको गार्ड डॉग की तरह रखते हैं, जिसका मतलब है कि बस घर के बाहर बांध के रखेंगे और पूरी ज़िंदगी वो चेन में रहते हैं, जिसकी वजह से उस शोषण की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अगर कोई कुत्ता परेशान है, कोई इंसान भी परेशान है तो वो दूसरे पे झड़प सकता है। मेरी बच्ची को काटा है हमारे पड़ोसी के अमेरिकन बुली कुत्ते ने और बुरी तरह से उसके ऊपर चढ़ गया था। बच्ची खेल रही थी, भागता हुआ कुत्ता आया, उसके ऊपर चढ़ गया, उसके यहाँ पर मांस निकाल दिया। यहाँ पीछे बहुत बड़ा सा कट है, यहाँ पर काटा है, बहुत हाथ में बहुत उसने मांस निकाल दिए हैं, बहुत जगह कट से उसके। उससे तेजी से भाग कर आ रहे थे और मैं जैसे ही निकली वो सबके सब मेरी तरफ को आई और मैं बहुत ही डिफरेंट वे में उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया टक्कर होकर, जिससे कि मेरा लेफ्ट लेग में मेजर सर्जरी हुई।
तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।